नमस्कार। टू द पॉइंट में हमारा आज का विषय होगा भारत और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें लंबे लंबे टॉपिक्स को काफ़ी कम समय में सहज तरीके से छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए देखते हैं भारत और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र। दुनिया भर में लगभग 150 मिलियन परिवार दूध उत्पादन में लगे हुए हैं। अधिकांश विकासशील देशों में दूध उत्पादन का बड़ा हिस्सा छोटे किसानों द्वारा किया जाता है और दूध उत्पादन घरेलू आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हाल के दशकों में विकासशील देशों ने वैश्विक डेयरी उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये वृद्धि अधिकतर प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि के बजाय उत्पादक पशुओं की संख्या में वृद्धि का परिणाम है। विकसित देशों के विपरीत कई विकासशील देशों में गर्म या आर्द्र जलवायु होती है जो डेयरी के लिए प्रतिकूल होती है। विकासशील विश्व के कुछ देशों में दूध उत्पादन की एक लंबी परंपरा जरूर रही है। भारत की अगर बात करें तो भारत में पशुधन क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के अलावा 8 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। पशुपालक दूध और उससे जुड़े उत्पाद को बेचकर अपने परिवार चलाते हैं। इस तरह दूध केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। पिछले कुछ सालों में भारत में लगातार दूध डेयरी से जुड़े क्षेत्र का विस्तार होता रहा है। ऐसे में भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बन गया है। खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के उत्पादन और आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। साल 2021-22 में भारत ने दुनिया के कुल हिस्से का अर्थात कुल दूध उत्पादन का 24% उत्पादन देकर पहला स्थान प्राप्त किया। भारत के दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान यानी वर्ष 2014-15 और 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 में देश में दूध उत्पादन 22 करोड़ टन तक पहुंच गया है। भोजन में वैश्विक रूप में दूध के महत्व को स्वीकार करने और डेयरी के क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2001 से हर साल 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं अब भारत में दुग्ध उत्पादन और ऑपरेशन फ्लड को। 1950 और 1960 के दौरान स्थिति बिल्कुल अलग थी। भारत एक दूध की कमी वाला देश था जो आयात पर निर्भर था। 1950-51 में देश में प्रति व्यक्ति दूध की खपत केवल 124 ग्राम प्रतिदिन थी। 1970 तक ये आंकड़ा गिरकर 107 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो गया, जो दुनिया में सबसे कम में एक था। न्यूनतम पोषण मानक भी काफ़ी नीचे थे। भारत का डेयरी उद्योग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन ऑपरेशन फ्लड या जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं ने दशा और दिशा बदल दी। 1950-51 में दूध का उत्पादन मात्र 17 मिलियन टन था, जो 2021 में करीब करीब 210 मिलियन टन हो गया। 1970 में प्रति व्यक्ति 107 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग का स्तर 2020-21 में बढ़कर 427 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया। तथापि 2021 में विश्व का औसत दूध उपयोग भारत से अधिक है और ये करीब करीब विश्व में 322 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1964 में दिवंगत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की गुजरात के आनंद जिले की यात्रा से संबंध है। 1965 में देश भर में डेयरी सहकारी समितियों के आनंद पैटर्न के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
की स्थापना की गई और ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम शुरू किया गया। आनंद पैटर्न मूल रूप से एक सहकारी संरचना थी जिसमें ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियां शामिल थीं जो जिला स्तरीय सहकारी समितियों को बढ़ावा देती थी और ये बदले में राज्य स्तरीय विपणन संघ का विकास करती थी। 1970 में शुरू करके एनडीडीबी ने पूरे भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से आनंद पैटर्न में सहकारी समितियों का विकास किया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर वर्गीस कुरियन एनडीडीबी अर्थात राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड इसी के तहत क्रियान्वित किया गया था। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में लागू किया गया था। पहला चरण 1970 से 1980 के दौरान, दूसरा 1981 से 1985 के दौरान और तीसरा 1985 से 1996 के बीच। ऑपरेशन फ्लड से कई लाभ मिले। आइए उनके लाभों को देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड ने राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड के माध्यम से 700 कस्बों और शहरों के उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण दूध पहुंचाने में मदद की। इस कार्यक्रम ने बिचौलियों की आवश्यकता को दूर करने में भी मदद की, जिससे मौसमी मूल्य भिन्नताएं कम हो गईं। सहकारी संरचना ने दूध और दूध उत्पादकों के उत्पादन और वितरण की पूरी प्रक्रिया को किसानों के लिए स्वयं करने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना दिया। इससे आयातित दूध के ठोस पदार्थों पर भारत की निर्भरता भी समाप्त हो गई। देश न केवल अपने स्थानीय डेयरी जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो गया, बल्कि इसने कई देशों को दूध पाउडर का निर्यात भी शुरू कर दिया। क्रॉस ब्रीडिंग के कारण दूध देने वाले पशुओं में आनुवांशिक सुधार भी बढ़ा। जैसे जैसे डेयरी उद्योग का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ, लगभग 10 मिलियन किसानों ने डेयरी से अपने आय अर्जित करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन फ्लड के बाद भारतीय डेयरी और पशुपालन क्षेत्र बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत बनकर उभरा। इनमें से अधिकांश या तो भूमिहीन, छोटे या सीमांत किसान थे। ऑपरेशन फ्लड का एक लाभ ये भी रहा कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। एक उद्योग के रूप में यह 80 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार देता है, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ भूमिहीन भी हैं। सहकारी समितियों ने न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि लिंग, जाति, धर्म और समुदाय के बंधनों को भी तोड़ा, अर्थात सामाजिक सुधार में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिला उत्पादक देश में डेयरी क्षेत्र की प्रमुख कार्यबल है। यह क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार प्रदान करता है और महिला सशक्तिकरण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आइए अब सरकारी योजनाओं को देखते हैं। पहली सरकारी योजना, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम फरवरी 2014 के बाद केंद्रीय योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। जुलाई 2021 में इस योजना को संशोधित किया गया और संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2021-22 से 2025-26 के बीच कार्यान्वित किया जाएगा। इसके लिए 1790 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य दूध, दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसके साथ ही डेयरी क्षेत्र में बढ़त के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स की आसान खरीद के लिए संगठित क्षेत्र को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण योजना है अच्छी गुणवत्ता के लिए चारे की योजना। देश के दूध प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन, फीड और चारा विकास पर उप मिशन की शुरुआत की गई है। यह एक अलग से योजना है जिसका उद्देश्य देश में चारे की उपलब्धता को बढ़ाना है। अगला योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में उत्पादकता में सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के क्रम में राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन को दिसंबर 2014 से देसी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया गया है। यह योजना 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक
राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत अम्ब्रेला योजना के तहत जारी या क्रियान्वित की गई है। अगली योजना है पशुपालन अवसंरचना विकास कोष। इसके तहत कुल 213 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। 2020-21 से लगभग 24,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से इसके द्वारा रोजगार दिया गया है। 5वीं योजना है पशुओं का टीकाकरण। 2020 में अब तक 16.91 करोड़ पशुओं को FMD अर्थात फुट एंड माउथ डिजीज के खिलाफ पहले दौर का टीका लगाया गया था। देश में 24.94 करोड़ पशुओं को ईयर टैग किया गया है। FMT अर्थात फूड एंड माउथ डिजीज के खिलाफ टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू हो गया है और जनवरी 2023 तक 20.77 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके अलावा ब्रुसेला के खिलाफ टीकाकरण शुरू किया गया है और अब तक 1.62 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके अलावा छठा महत्वपूर्ण कदम बजट बढ़ाने को लेकर है। केंद्र सरकार इस क्षेत्र में विकास के लिए लगातार पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का बजट बढ़ा रही है। 2004-05 से 2013-14 की तुलना में 2023-24 के बीच पशुपालन और डेयरी विभाग के बजट आवंटन में 77.62% की वृद्धि हुई है। देश में पशुधन क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के अलावा 8 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। पशुपालकों के अलावा दूध से जुड़े उत्पादों को बनाने वाली आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस तरह से दूध केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद।